दोस्तों, आज हम अध्याय 4 पर जा रहे हैं, पॉलिटी का, ये क्लास 6 का है। तो ये हम चलते हैं लेन-देन का बदलता स्वरूप। सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम चलेंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ले लीजिएगा, 3 वीडियो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। लेन-देन का बदला स्वरूप। जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म्स बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वे अपने गाँव चकड़ी जा रहे थे। वो जो सिवान में ज़िले में है। चकड़ी कहाँ है? सिवान ज़िले में है। गाँव पहुँचते शाम हो गई। सभी काफ़ी थक गए और थे। अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पी करके सो गए। सुबह अंकिता की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से ले रही थी। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूँ दिया। यह देख कर के उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदते देखा था। सुबह 10 बजे के आस-पास वो अभिषेक घर के बरामदे में बैठ कर के पढ़ रहा था, तभी उनका ध्यान भोंपू पर की आवाज़ पर गया। भोंपू की आवाज़ पर गया। पास जाकर के उसने देखा कि एक साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा था। तो ये देख सकते हैं, ये साइकिल है और इस पर भोंपू का लगा हुआ है और ये आइसक्रीम बेच रहा है इस तरह से। तो क्यों बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। किसी बच्चे के हाथ में गेहूँ तो कोई मक्के लेकर के आइसक्रीम ले रहे हैं ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूँ और लाओ, तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चों से लगभग 100 ग्राम गेहूँ लेकर के एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़ करके घर के अंदर गया और एक डालिया में अंदाज से 100 ग्राम गेहूँ लेकर के आइसक्रीम वाले को दिया। आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूँगफली और सोना पापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूँ के बदले कुछ मूँगफली और थोड़ा सोन पापड़ी खरीदा। ऐसा देखने को आपको भी मिला होगा अगर आप 90s के बर्थ के होंगे, यानी कि 1990 या फिर 1995 के, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता होगा, शायद आप बचपन में देखे होंगे। अभिषेक और अंकिता के सामान खरीदने का यह तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे कुछ से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और अनाज लेने से कोई उसे रोक नहीं रहा था। यानी कोई भी उसे रोक नहीं रहा था, कुछ भी वो खरीद सकते थे, जो उनको खाने की इच्छा, बच्चे को खाने की इच्छा। प्रश्न आता है कि क्या आपने अपने परिवार के किसी सदस्य से ने वस्तु लेकर के किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ, तो वर्णन करें। बिल्कुल भी मैंने भी खरीदा है। जब एक फूल वाला जो होता है, मिठाई होता है, जिसको कहते हैं हवा वाला मिठाई कहते थे, तो उसमें हम लेते थे बचपन में। आपने लिया होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी टाइम आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने सुनने में। तो सुनते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही इस वीडियो को कंप्लीट, यानी पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और फिर इससे एमसीक्यू और इसके क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, शाम के दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उन दिन लगने वाले गांव के साप्ताहिक बाजार में गए। यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियाँ खरीदी, फिर कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीद कर घर लौट आए। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों को उनकी वस्तुओं के बदले पैसे दिए। यहाँ पर क्या हुआ? पैसे दिए। ये देखिए दादाजी और उनके साथ में 2 बच्चे, ये हैं आपके 2 बच्चे, अंकिता और अभिषेक। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर के ही विक्रेता से उसकी से वस्तु खरीदी जा सकती। मुझे तो यह काफ़ी अच्छा लगता है, और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी भी वस्तु की बिक्री की जाती है, तो फिर बाज़ार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये सुनकर दादाजी ने बताया कि कि बहुत पहले रुपये या सिक्के का चलन नहीं था। एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजा करके ये इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। ये ऐसा समय आता है, ठीक है। प्रश्न है, यदि आपके बाज़ार से कुछ बर्तन या चादर खरीदना हो, तो आप उसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? अभी के टाइम में तो ऐसा संभव नहीं है कि हम किसी सामान से ले लेंगे, लेकिन होता है कई जगह, जैसे आप गोल्ड लेके जाओगे, सोना लेके जाओगे, तो उसको बेच करके वहीं पर आप कुछ भी खरीद सकते हो। इवन आप गोल्ड लेकर के एक कार भी खरीद सकते हो, टू व्हीलर भी खरीद सकते होती है, अभी भी चलती है, लेकिन अभी ज़्यादातर अब 99%
पैसे, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कीजिए, पैसे से होता है। आप क्या करना चाहेंगे, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शेष आवश्यकताओं की, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला-बदली के द्वारा करते थे। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता था, तो किसान कोई अनाज देकर के उसे खरीद लेता था। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता होती, तो यानी चमगादड़ से उस वस्तु को खरीदता था। इसके बदले वो उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता देता था। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ये फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। यानी कोई भी वस्तु हम दे रहे हैं एक दूसरे से, कुछ भी ले रहे हैं, मान लो किसी को मैंने आपको 1 किलो गेहूँ दिया और उसके बदले में आपने वो सब्ज़ी दिया। आपके घर में सब्ज़ी होता है, कोई भी सब्ज़ी, तो उसी तरह से ये आपसी तालमेल का चीज़ें होता था, किस तरह से कितना रेट हो सकता है, कितने किलो हम कितना क्या देंगे, ये आपसी तालमेल है। इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता था, कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हाथ नहीं होता था, कोई रेट फिक्स नहीं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाई है। अब कठिनाई होगा ही, ऑब्वियसली होगा, सबकी अलग अलग मानसिकता है। बाद में ये जब रुपये का चलन शुरू हुआ, तो लेन देन की वस्तुओं खरीदने बिक्री और व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगा, और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद तो रुपयों के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें विनिमय होता है, एक दूसरे को लेना और चीज़ें देना। आने वाले टाइम में पैसे की उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, लेकिन हाँ, पैसे उतना ज़रूरत है जिस तरह से पेट्रोल डालना ज़रूरी है अपने गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरह से जीवन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरह हिसाब से आप देखिएगा। अपने परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने भाई-बहनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना ज़्यादा कारगर होता है एज़ कम्पेयर टू पैसे पर। चलिए नेक्स्ट बातें पर चलते हैं। जब किसी वस्तु की खरीद-बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है, तो उस वस्तु को विनिमय प्रणाली उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसे दोबारा रिपीट किया गया, यहीं पर है जो है उसी को। प्रश्न आती है, गाँव शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का कौन-कौन सा उदाहरण दिखता है? कई दिखते हैं, आप बता सकते हैं। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन-देन देखने को मिलता है? जैसे कि शादी-विवाह के समय, हाँ, कई चीज़ें दिखती है। शादी-विवाह के टाइम में आपको लड़का की तरफ से या फिर लड़की की तरफ से एक दूसरे को विनिमय दिया जाता है। कई चीज़ें आप बता सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या-क्या चीज़ें, अब इस पर बातें हम करेंगे। इसमें इस लेक्चर में हम सारी चीज़ें, क्योंकि जल्द ही हम कंप्लीट करेंगे। आज अध्याय 4 चल रहा है। इससे पहले मैंने अध्याय 3 तक मैंने कंप्लीट किया है, यानी चैप्टर 3, उसको जाकर के देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज इसी में कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए, क्या-क्या चीज़ें चेंज हुआ, जैसे क्रेडिट कार्ड आ चुका है, डेबिट कार्ड आ चुका है। पहले ये नोटेज हुआ करती थी। चलिए, सीधे हम चलते हैं फिर से उसी पॉइंट्स पर। इसका एक ओवरव्यू मैंने दे दिया नीचे दिखा करके। ये देखिए, चलिए यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या है? मुझे आम के बदले गेहूँ नहीं, आलू चाहिए। इस भाई ने बोला कि मुझे आलू चाहिए, मुझे आम चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें गेहूँ दूँगा। मतलब जिसके पास गेहूँ होगा वो गेहूँ देगा, लेकिन किसने बोला गाँव नहीं, हमको गेहूँ नहीं बल्कि आलू चाहिए। और प्रश्न, क्या आ क्या यह आप आपस में लेन-देन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूँ है और उसके बदले में आम चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और उसके पास बदले में गेहूँ चाहता हो। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की चाहत करना पड़ेगा। अब उस गाँव में 50-100 लोग हैं और उसको सभी के पास गेहूँ हो रहा है, तो क्यों वो गेहूँ को या फिर क्यों आम को लेना चाहेगा? लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। इस देखिए नेक्स्ट में देखिए, पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए, पिक्चराइज़ेशन में। इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे? 2 हाथ कपड़ा दूँगा, ये बोल रहा है नीचे वाला। इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गाँव में तो 4 हाथ कपड़ा मिल रहा था। दूसरे गाँव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता था। इसका कहना है पूरा 1 दिन लग जाता है 1 बर्तन बनाने में। इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। तो ये मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं।
प्रश्न आता है दोनों के बीच में मूल्य कैसे तय होगा। पिछले चित्र में आपने देखा कि एक मटका बेचने वाला एक कपड़ा बेचने वाले के बीच में बहस हो रही है। वस्तु विनिमय में अक्सर चीज़ों के मोल मेल को लेकर के खींचातानी होती है और आपस में मूल तय करना आसान नहीं है। इसीलिए अब जो रुपया सिक्का आ गया है या फिर करेंसी आ गया है तो अब तय एक आसान हो चुका है। चलिए, यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। जैसे पिछले साल में तुमने एक बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था, तो मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज थी। मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज थी है। मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर है, पर बकरी के तो आधा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ उपाय सोचते हैं। इसका कहना है कि आधा जो है मेरे पास 3 ही टोकरी है, पिछले साल मैंने 6 टोकरी मिला था, तो अभी क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, समझाओ। उत्तर के चित्र में आप देख रहे हैं कि बकरी ये वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज भी चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी परिस्थिति में यानी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी को किसी अन्य से लेता है तो उन व्यक्तियों के पास अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ बहुत वस्तु विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तु यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाई जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। यानी जिसमें अगर मान लो कि गेहूँ कोई उपजा रहा है या फिर बकरी पालन ही कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बकरी को जमा करके रख सकता है। और चीज़ों की ज़रूरतों के लिए उसे सेल करना ही पड़ेगा, विनिमय करना ही पड़ेगा। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय रहने में सड़ने-गलने का भय होता है, और यदि संचय गाय, बकरी, मुर्गा आदि के रूप में किया जाए तो उनकी बीमारी के कारण सामान्य मृत्यु हो जाते तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता है। इसी प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। मान लें कि अविनाश का मकान अविनाश और हाँ, मान लें कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर के बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु यानी जो मिलेगा उसके बदले गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होगा। अब प्रश्न आती है उपरोक्त चित्र एवं विवरण से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाइए। इस तरह से आप समझा सकते हैं। मुद्रा से सहूलियत, मुद्रा जो हो गई इससे जिसे आपको दिख रहा होगा 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे कि आप जान चुके हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ थी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कई अनेक कठिनाई होती, उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कतें आने लगी। धीरे-धीरे समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए और उसी को लेन-देन का माध्यम मान लें। भले ही कुछ इस वस्तु की ज़रूरत ना हो, बावजूद उसे लेन-देन का माध्यम बनाया गया। इसलिए कोई ऐसे कोई उसे लेने का से मना नहीं करेगा। इसी के बाद धीरे-धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन से वस्तु को विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करना शुरू कर दिया। लेन-देन और मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में सुविधा होने लगी। जब किसी वस्तु की खरीद-बिक्री मुद्रा या रुपये पैसे से के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, मैंने बताया। वस्तु के बदले यानी गेहूँ के बदले कोई गेहूँ के बदले बकरी दे रहा है, तो वस्तु विनिमय हो गया। अगर किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा या रुपये पैसे से के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। क्या आप जानते हैं मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था? बिल्कुल ही था। प्राचीन काल यानी आखेट युग में
जब वस्तु मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तो तब पशुओं का खाल चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चारागाह युग में यानी पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था, जिसे वस्तु मुद्रा कहा जाता था। किसे इसे वस्तु मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा का बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ, जिसमें लोहा तांबा पीतल सोना चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था, लेन देन के लिए हमेशा संदेह ये बना रहता था, क्योंकि इनका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग-अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। यानी सबसे पहले रुपया नाम किसने दिया? तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए। ये क्वेश्चन आएगा, जिसे रुपया नाम दिया। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता की जाँच करना ज़रूरत नहीं रही। ये देखिए इस तरह से सोने का मुहर और चांदी के सिक्के, चांदी का रुपया इस तरह से है। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय ही मुद्रा के रूप में सोने की मुहर और चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलता था बना दाम चलता था। उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, खून और पनम का चलन था। परंतु आज तो जो सिक्के चलते हैं वो एल्युमिनियम या निकेल के बने होते हैं। उसमें जो थे सोने, क्योंकि सोना ज़्यादा होता था और लोग की संख्या कम थी, जनसंख्या कम था। अभी जनसंख्या ज़्यादा है, सोने को अब हम लोग आभूषण के रूप में देखते हैं, यानी कि उसको पहनते हैं। कभी-कभी देखने को मिलता है शादी-ब्याह में कोई पहन के निकलता है। उसमें चलिए आज जो सिक्के एल्युमिनियम और निकल के बने होते हैं, आज जो सिक्के बने होते हैं किसका? एल्युमिनियम और निकल। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है, यानी ₹1 का सिक्का है तो उसका लागत मूल्य 10 पैसे 20 पैसे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एल्युमिनियम और निकल से बने आधुनिक सिक्के, ये सारे आपको सिक्के दिख रहे होंगे। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी सिक्कों को घिस-घिस कर अपना फ़ायदा बनाने की आदत देखते हुए कागज़ के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज़ के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक को है। किसको है? सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक को। अभी हमारे देश में ₹2 या ₹5 या ₹10 या ₹20 ₹50 ₹100 ₹500 1000 जो इन था पीछे 19 का है, उसके बाद उससे पहले का ये बुक है, तो 19 भारतीय रिज़र्व बैंक का द्वारा किया जाता है। ये देखिए ये सारे नोट आपके पास कौन-कौन से नोट है बता सकते हैं? ये ₹5 ये सारे भारतीय रिज़र्व बैंक छापते हैं। प्रश्न है अब क्वेश्चन है, लेन-देन के माध्यम से पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तैयार किया जाता है। इसका संग्रहण, संचय, बचत करना इसका संग्रहण, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान है। यह कैसे और समझाएँ? बिल्कुल मुद्रा का अब कागज़ी हो तो और आसान है, डिजिटल फ़ॉर्म में तो और आसान हो। यहाँ से हम कहीं भी भेज सकते हैं। बाजार व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया। मुद्रा के विकास के साथ-साथ बाजार का विकास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने विक्रेता या वस्तुओं को खरीदने वाले विक्रेता यानी क्रेता, और जो बेचता था उसे विक्रेता कहते थे। इसको जो क्रेता है उसको खरीदता था, की संख्या बढ़ी। इसको ही विक्रेता यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य भी कहते हैं, जब हम एसआई पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। फिर बाजार का स्वरूप बदला, खरीद-बिक्री का रूप भी बदला। इसे आगे की कहानी द्वारा समझाया जा सकता है। रचित आपने इसमें आप तेज़ी से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कोई भी स्टोरी फॉर्म में है। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर खरीदने के लिए जाता है। उनके पास सभी सामानों का मूल्य जोड़ कर के ₹50 होता है। रचित दुकानदार को ₹50 का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर के वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर के वस्तुएँ, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपया प्राप्त हुआ उसका प्रयोग
वह अपने आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपए वो अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों की वस्तुओं को खरीदता है, और तथा कुछ रुपए अपने भविष्य के लिए बचा कर रखता है। रचित और दुकानदार को क्या सुविधा हुई? दोनों को पैसा मिला, काफ़ी सुविधा। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऊपर आपने देखा कि मुद्रा से लेन-देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया, बचत करने की क्रिया संपन्न हुए। इसमें वस्तु के बदले किसी कीमत बदले यानी बदले कीमत चुकाई जाए, यह भी निर्धारित किया गया यहाँ तथा अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्यों का संपादन हुआ। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तथा आमदनी और अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपयों को और सुरक्षित रखने के लिए बैंक अवधारणा शुरू हुई। समय ये देखिए, आपको बैंक का आपको फ़ोटो दिया हुआ है, पासबुक दिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और दूसरा बैंक है कैनरा बैंक का। अवधारणा हुई। समय के साथ-साथ आधुनिक युग में टेलीफ़ोन्स, इंटरनेट, संचार माध्यमों का विकास हुआ। इससे बाज़ार में भौतिक रूप में भी परिवर्तन हुआ। टेलीफ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद-बिक्री होने लगी। बैंक द्वारा इसके लिए कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान किया। ये देख सकते हैं चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। चेक और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन-देन या खरीद-बिक्री के लिए ये बैंक अपने ग्राहकों के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? खरीद-बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करता है, इसे ही प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में अपना जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आपका एटीएम मशीन है आपका, और ये आपका एटीएम कार्ड है। नेक्स्ट है, अभ्यास के लिए ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। नीचे दी गई तालिका को समझाएँ, किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में सौदा क्यों नहीं हो पा रहा है? खरीदना चाहता है गुड़ और बकरी, वो रंजित चावल, ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब अध्याय 5 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। लेक्चर 5 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसमें जो लेक्चर है आपका मैं दिखा देता हूँ, वो जल्द ही आपका कंप्लीट 1 से 2 दिन में कर देंगे। क्लास 6 का ये पॉलिटी का लेक्चर है। 87 पेज का हाइलाइटेड पॉइंट्स दिए गए हैं, और इसके साथ ये सारे लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हम देखेंगे, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप जल्दी से हमारे चैनल में के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप को टोटल 8 अध्याय है, 4 मैंने कंप्लीट कर दिया है, रिमेनिंग 3 जल्दी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।